हेलो बच्चों, एस जी आर टी एस 213 213वें टेस्ट पे हैं बेटा। इस समय हम लोग टेस्ट देना है, टेस्ट छोड़ना नहीं है, पढ़ के आना है, फिर घर पे जाके मिलाना है। धीरे धीरे करते रहिए, धीरे धीरे टेस्ट देते रहिए, सिलेक्शन भी हो जाएगा। जहां भी थोड़ा सा भी अगर अपने आप में विद्वान बनने लगेंगे कि पहले कोर्स कवर कर लें, पहले ये चैप्टर पढ़ लें, तब टेस्ट देंगे, वहीं समझ लीजिए गर्त में घुस जाएंगे। थोड़ा विद्वान कम बनकर जैसे एक सिस्टम काम करा रहा है उस अनुसार काम करते रहो बच्चों, जरूर सिलेक्शन होगा, निश्चित सिलेक्शन होगा। जैसे एक सिस्टम काम करा रहा है, हमारे अनुभव से क्या है, उस चीज को सीखिए जो हम लोग का अनुभव है। और ये बहुत बच्चों पे क्या है, आया है, अपनाया है, लगाया है। जिन बच्चों ने इसको फॉलो किया है वो आज बहुत अच्छी जगह पे हैं। तो आप लोग भी अच्छी जगह पे जाएंगे। तो शुरुआत अच्छी है, ठीक है, अंत भी अच्छा होगा, रिजल्ट भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है पॉजिटिविटी। जैसे कई जगह आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए भी देखा होगा, जब टोटल एनर्जी निगेटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में होता है, लेकिन ज्यों टोटल एनर्जी पॉजिटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को छोड़कर आयोनाइज कर जाता है, इनफाइनाइट ऑर्बिट में पहुंच जाता है। अब ये तो हो गया छोटे से पार्टिकल के लिए। अब बहुत बड़े पार्टिकल, सूरज, चांद, सितारे, बड़े बड़े सैटेलाइट के लिए भी ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर टोटल एनर्जी निगेटिव होती है तो सैटेलाइट उसी ऑर्बिट में होता है, ज्यों टोटल एनर्जी को पॉजिटिव कर दिया जाता है तो उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं और सैटेलाइट उस ऑर्बिट को छोड़कर चला जाता है। इसीलिए सोच पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव सोच रखने का मतलब पढ़ना, हिम्मत नहीं हारना, कितनी भी मुश्किल आए अच्छे से अच्छा करना, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, पढ़ते रहना, ये पॉजिटिव सोच होती है। थोड़ा मोबाइल से दूर रहना, थोड़ा घूमने से दूर रहना, यही पॉजिटिव सोच है और कुछ नहीं है। ये सब करते रहिए। आप भी भैया इस अपने घर की ऑर्बिट को छोड़कर, हमारे क्लास की ऑर्बिट को छोड़कर मेडिकल कॉलेज की ऑर्बिट में जरूर जाएंगे, पक्का जाएंगे, 100% जाएंगे, एकदम सत्य है, जाएंगे। तो थोड़ा पॉजिटिविटी रखिए कि हम होंगे कामयाब, हम सफल होंगे, हम इसी वर्ष सफल होंगे, 2024 में एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जरूर पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बात कम काम ज्यादा, ठीक है। तो आते हैं 7 फरवरी 2024 वेडनेसडे के दिन 12:30 से 3:30 बजे तक आप लोग टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट देने के बाद पेपर को जरूर मिलाइए। ऑसिलेशन एंड वेव, बेटा ऑसिलेशन और वेव से नीट में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, मिनिमम 2 तो आने ही हैं। अब ये नहीं कि 2 आने हैं तो सर नहीं पढ़ेंगे, ये गलत है भैया। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, 2 आने हैं तो भी पढ़िएगा, क्योंकि हमने बच्चों का सुना है हीट से 3 क्वेश्चन आना है, सर नहीं पढ़ेंगे। वेव से 2 क्वेश्चन आना है, नहीं पढ़ेंगे। अरे भैया ऐसे करोगे तो पूरी फिजिक्स है, तो ऐसे 2-2 क्वेश्चन नहीं आएगा तो पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ोगे क्या? हाँ, तो ऑसिलेशन एंड वेव से 2 से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही। आ जाओ कौन कौन क्वेश्चन बनेंगे, और इस 50 में से जरूर 1-2 बन जाएगा, देख लेना। इसी 50 में से 1-2 मिल भी जाएगा, ठीक है, बात नहीं कर रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं। तो आ जाओ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाई, देख लीजिए भैया। तो ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का रिप्रेजेंटेड बाई ये है, देख लीजिए, y इक्वल टू कितना है, 3 cos। द मोशन ऑफ पार्टिकल, तो देखो बेटा मोशन ऑफ पार्टिकल, सबसे पहली चीज आप जानते हो कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वो पीरियोडिक पक्का होता है, चाहे साइन में हो, चाहे कॉस में हो, चाहे टेन में हो, चाहे कॉट में, पीरियोडिक जरूर होगा। फिर उसके बाद बात आती है कि एसएचएम की। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन चेक करने के लिए अगर अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ जाता है तो इसका मतलब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जरूर होता है। अगर अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ जाता है तो इसका मतलब पक्का वह सिंपल हार्मोनिक मोशन जरूर होता है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन आएगा, और यह अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई को जरूर फॉलो करेगा। जैसे इसको डिफरेंशिएट करो, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, ये देखिए 3 2 जा मतलब साइन है 3 2 जा 6 ओमेगा, कॉस का क्या होगा, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 ओमेगा टी, ठीक है। ये कॉस का माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसका भी होगा। एक बार और डिफरेंशिएशन करिए,
एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस 12 ओमेगा स्क्वायर, और साइन का कॉस होगा, और ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस 2 ओमेगा टी। ये बताओ cos π/2 माइनस 2 ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, y/3। ये देखिए y/3, तो अल्फा इक्वल टू माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर, y/3 आ गया कि नहीं। इसका मतलब पक्का है कि ये देखिए अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर के टर्म में आ गया। जब भी कोई इक्वेशन अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के टर्म में आ जाता है, ठीक है, तो पक्का है कि वह एसएचएम होता है। अब देख लो बच्चा, -2 ओमेगा का होल स्क्वायर वाई, तो यहां देखिए पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन, देख लो 2 ओमेगा है, 2 ओमेगा, तो 2 कट गया, तो इसका मतलब पाई अपॉन क्या बचा, ओमेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, विथ पीरियड π/ओमेगा, विथ पीरियड π/ओमेगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको फिगर दिया गया है, यहां पे देखिए ये फिगर दिया गया है, और इस फिगर में एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन निकालना है। तो देखो बेटा, इसके लिए कोई फार्मूला याद नहीं करने की जरूरत है। जब भी एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन पूछे, वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन पूछे, तो कहीं कोई फार्मूला मत याद करना बच्चा लोग, कहीं एकदम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना, सिंपल से सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। जैसे मान लो ये पार्टिकल इधर आ रहा है, तो मान लो पार्टिकल टी टाइम में यहां कहीं आया होगा, कितना एम्पलीट्यूड हो गया भैया, ए, कितना एंगल घूमा, थीटा इक्वल टू कितना, ओमेगा टी घूमा। अब क्या करना, यहां से इस पे प्रोजेक्शन डालना। ये देखो, ये थीटा हो गया, जब ये भी थीटा है तो ये भी थीटा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। देखो इस ट्रायंगल में ऐसे ट्रायंगल बना, ऐसे ट्रायंगल बना, ये देखो ऐसे ट्रायंगल बन रहा है ना बच्चा, ये देखो ये थीटा आ रहा है, थीटा इक्वल टू कितना है बोलो, ओमेगा टी। ये देखो ये क्या हो गया, यक्स हो गया, ये क्या हो गया, वाई हो गया, ये क्या हो गया, ए हो गया। देख लीजिए, यक्स हो गया, वाई हो गया, और ये ए हो गया। थीटा इक्वल टू कितना हो गया बच्चा लोग, ओमेगा टी हो गया। थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा टी। अब इस ट्रायंगल में आप थीटा के पास वाले को बेस करते हैं, यक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन ये निकालना है। तो देखो, अगर यक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन हो तो यक्स, वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन पूछे तो इसका मतलब वाई हो जाएगा। अब देखिए यहां पे cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी x/a, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos थीटा। देखो x की वैल्यू क्या हो गई, a cos थीटा, या x इक्वल टू क्या हो गया, a cos, सॉरी cos थीटा की वैल्यू x/a नहीं होगी, सॉरी बच्चों, सॉरी, ठीक है, फिर से हम बताते हैं, cos थीटा की वैल्यू नहीं होगी, सॉरी बच्चों, ठीक है। यहां तक हम आए, और ये देखो हो जाता है थोड़ा, थीटा है, ये थीटा है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये यक्स है आपका, ये वाई है, ये ए है, मतलब इस ट्रायंगल को फिर बनाते हैं, हाँ इस ट्रायंगल को फिर बनाते हैं, थीटा, ये ए है, ये यक्स है, ये वाई है। तो अब यहाँ साइन थीटा ले लेते हैं इस ट्रायंगल में, क्या ले लेते हैं, साइन थीटा, क्योंकि थीटा के पास वाले को बेस कहेंगे। अब देखो इसी तरह छोटी छोटी दिक्कत होती है, तो यहाँ बेटा साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, x/a। अब बताओ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन थीटा, एकदम x एक्सिस का प्रोजेक्शन, y पूछता तो हम cos थीटा लेते, y पूछता, y एक्सिस का प्रोजेक्शन पूछता तो क्या लेते, तो x इक्वल टू a साइन थीटा कितना हो गया, ओमेगा टी, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा कितना हो जाएगा, 2π/tt हो गया, 2π/tt, t की वैल्यू है कितनी, 30, t की वैल्यू क्या है 30, तो 2π, ये रख दीजिए, a वाला आ जाएगा, हो सकता मे भी साल आ भी जाए। फिर देखिए ये क्या क्वेश्चन कर रहा, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर रहा है पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम हैज मैक्सिमम स्पीड 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जा रही है, 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा भैया, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो रही है, 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब वी मैक्स इक्वल टू, ध्यान दें, ए ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया, 30, एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 60। करा टाइम पीरियड बताओ, दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, दोनों को डिवाइड कर दोगे, 1/ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, या ओमेगा इक्वल टू 2, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, 2π/t इक्वल टू 2, 2 कट गया, या t इक्वल टू क्या हो गया, पाई, यानी ये आ गया, यानी 3 का कौन सा हो जाएगा बेटा, ए, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई, t इक्वल टू पाई हो गया, तो ये हो गया 3। तो उसके बाद देखिए 4 क्या हो गया बेटा, 4 क्या कर रहा है, देखिए 2 SHM आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन y1 इक्वल टू ए। एक बात हमेशा याद रखिए, ठीक है, शॉर्टकट है, जब भी कोई इक्वेशन इस तरह से दिया है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और प्लस b कॉस ओमेगा टी दिया है,
तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए देख लो बच्चों, रूट में क्या करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन ओमेगा टी प्लस 10 इनवर्स b बाई क्या कर दो, a कर दो। ये ध्यान देना, ठीक है, ये शॉर्टकट है, इसको याद किए रहो, ठीक है ना। और यही अगर कॉस में चेंज करना है तो बहुत आसान है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, ये कॉस में कर दो, और ये देखो ओमेगा टी माइनस 10 इनवर्स a बाई क्या कर दो, b कर दो। बस ये चीज ध्यान देना। तो भैया यहाँ देखिए, ये तो चलिए बड़े अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। इसका एम्पलीट्यूड तो हमको मिल गया a1 इक्वल टू 10, इसका नहीं मिला, तो इसका नहीं मिला तो देख लो क्या करोगे, y2 इक्वल टू क्या करोगे, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन 3 पाई टी प्लस 5 रूट 3 कॉस 3 पाई टी। चलो मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइए y इक्वल टू क्या हो गया बेटा, y2 इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर और प्लस 5 रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, साइन 3 पाई टी प्लस 10 इनवर्स रूट 3 हो जाएगा ना बेटा। अब बताइए ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 3 जा 75, 100 का 10 यानी 10 साइन 3 पाई टी प्लस 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3। इसका मतलब दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो, इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया 10, इसका एम्पलीट्यूड हमने कितना निकाल दिया, ये भी देखिए 10 हो गया, तो 10 बाई 10 कितना होता है 1:1, यानी डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन। फिर चलते हैं बच्चा लोग, इसमें देखते हैं द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन टू पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ। ये बताओ मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और फिर पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू a बाई 2 पे कितना होगा, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/1, ऊपर जाएगा तो 4 बाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 4:1, ठीक है ना, 5 का a हो गया। फिर चलते हैं 6 पे चलते हैं बच्चा लोग। 6 क्या कह रहा है, व्हेन द पार्टिकल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली इट्स काइनेटिक एनर्जी वेरी पीरियोडिकली, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इज n द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसको देखो बेटा, जैसे नीट के आपको लोग स्टूडेंट हैं तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको थोड़ी मैथमेटिक्स आती है तो समझ भी सकते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की f है तो काइनेटिक एनर्जी का 2f होगा, और पोटेंशियल एनर्जी की भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2f होगी, और टाइम पीरियड अगर t है तो काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड t/2 होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का भी टाइम पीरियड t/2 होगा। और नहीं तो आपको इक्वेशन याद हो, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन याद हो, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, और y इक्वल टू अगर a साइन ओमेगा 2 तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए आप जानते हैं इसको आप चेंज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1 होता है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/4 यम ओमेगा ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस कितना 2 ओमेगा टी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 2 ओमेगा, और ये आया कहां से है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी से आया है। तो डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है ओमेगा, इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की कितनी फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा। तो इसको याद भी कर लेंगे, ठीक है, अगर ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी याद है तो काइनेटिक एनर्जी की 2n और पोटेंशियल एनर्जी की भी कितनी होगी 2n, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर सकता है, नीट में आ चुका है। फिर कह रहा है ए मास यम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, स्प्रिंग का नेग्लिजिबल मास है, और आप एनसीईआरटी में जो भी पढ़ेंगे वह नेग्लिजिबल मास ही सारे हैं। द स्प्रिंग इज पुल्ड ए लिटिल एंड देन रिलीज सो दैट मास एग्जीक्यूट टाइम पीरियड टी, तो इसका मतलब टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट यम बाई कितना हो जा रहा है के हो जा रहा है, ठीक है। अब कह रहा है द मास इंक्रीज बाई स्मॉल एम, इंक्रीज बाई स्मॉल एम, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 5t/3, और कितना इंक्रीज हुआ है बेटा यम प्लस स्मॉल एम बाई के, ये देखिए इससे इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ छोटा एम बाई बड़ा एम पूछा है 16/9 आएगा, ठीक है ना। फिर चलते हैं 7 के बाद 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ सिस्टम व्हेन इट्स वेलोसिटी इज हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो आपके पास वेलोसिटी का फार्मूला क्या है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कितना वाई स्क्वायर,
ये वेलोसिटी क्या है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी ए ओमेगा बाई क्या है 2 है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर, ये देखिए ओमेगा से ओमेगा कट गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3/4 ए स्क्वायर, या वाई इक्वल टू क्या होगा √3/2 ए, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। फिर आ जाते हैं 8 के बाद चलते हैं 9। 9 क्या कर रहा है बेटा, 9 कर रहा है पार्टिकल स्टार्ट एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, पार्टिकल जो है स्टार्ट एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, एंड टोटल एनर्जी ई, टोटल एनर्जी कितनी है ई, एट द इंस्टेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी 3e/4, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट y इज गिवन by। तो आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी ई क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, पक्का होता है, ये सबको पता है। अब कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको पता होगा क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए, या वाई स्क्वायर कह दीजिए, वाई की कौन सी वैल्यू रखेंगे कि 3/4 ई आ जाए, तो बताओ वाई की क्या वैल्यू रखें, a/2 रखें, a/2 रखेंगे तो a स्क्वायर बाई 4, हाँ आ जा रहा है, ये देख लो, हाफ m कोई भी ऑप्शन रख लो, a स्क्वायर माइनस क्या रख दें, a स्क्वायर बाई 2 रख दें, a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, वो रखेंगे, बी ऑप्शन रखें, बारी बारी रख के चेक कर लीजिए, जैसे करें, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और ये देखिए 3/4 बाहर चला जाएगा a स्क्वायर, इसको क्या कहेंगे हम e, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है, ठीक है ना। तो 9 का बी आप कर सकते हैं। 10 देखिए, 10 क्या कर रहा है बेटा, ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, चलो भाई स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ध्यान दो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, द अदर एंड्स टू masses, mass m is attached between two massless spring, the other ends of spring are fixed to a support, ठीक है। अब देखिए भैया, मास जो है वह क्या है, स्प्रिंग से कनेक्ट है, उसके जो एंड्स हैं, एंड नहीं है, एंड्स हैं, इसका मतलब दोनों एंड ऐसे कनेक्ट हैं, मतलब इसका ये के हो गया, इसका के हो गया। अब आप लोगों को पता होगा बेटा कि जो स्प्रिंग मास का टाइम पीरियड होता है वह ग्रेविटी पे नहीं डिपेंड करता है, तो जैसे आपके दिमाग में आएगा कि तो इंक्लाइन प्लेन पे ग्रेविटी जी साइन थीटा होती है, लेकिन यह सिर्फ मास और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, एंगल पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, यही सिंपल पेंडुलम होता तो डिपेंड करता। तो इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, t इक्वल टू 2π अंडर रूट m अपॉन कितना, k के पैरेलल में कितना हो गया 2k, k के पैरेलल में कितना हो जाएगा 2k, तो 10 का कौन सा हो जाएगा a। फिर चलते हैं बेटा 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशन पार्टिकल, देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है मैक्सिमम, तो देखो यक्स इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो v इक्वल टू क्या आएगा, देखना 2 माइनस में 2 साइन आएगा और 0.5 पाई टी प्लस पाई बाई 3, इसका फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आएगा 0.5 इंटू कितना पाई आएगा। अब देखिए 0.5 और 2 कट गया तो v इक्वल टू क्या बचा, माइनस पाई साइन 0.5 पाई टी प्लस पाई बाई 3। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करिए, जब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलेरेशन आएगा, क्यों भैया, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस पाई, ये देखिए इसका करेंगे 0.5 पाई साइन का क्या हो जाएगा कॉस 0.5 पाई टी और प्लस कितना पाई बाई 3। तो बच्चों ये बताओ, ठीक है, ये क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 और कॉस 0.5 टी, ये देखिए 0.5 टी और प्लस पाई बाई कितना 3। ये बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इसकी वैल्यू कितनी हो जाए 1 हो जाए, कितनी हो जाए 1, तो बचेगा क्या अल्फा मैक्स, अल्फा मैक्स बचेगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, मॉड वैल्यू लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 कौन सा है, सी वाला ऑप्शन है, कौन सा है सी। फिर चलते हैं बच्चों 12 वाले क्वेश्चन पे, देखना आईआईटी का पुराना क्वेश्चन है, नीट में कभी न कभी जरूर रिपीट होगा और एकदम यही आएगा, जेई में जब जब आया है तो ऐसे ही आया है, ठीक है, तो कभी न कभी जरूर आएगा, ये ध्यान देना, ठीक है, वो हो सकता है कभी इसी साल हो सकता है। तो करा द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिस्टर्बेंस प्रोपेगेटिंग इन वाई डायरेक्शन, ये देखिए वाई
t इक्वल टू 0 पे दिया है y और t इक्वल टू 2 पे दिया है y, तो t इक्वल टू 0 पे y दिया है, y तो सेम है, लेकिन t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2 पे यक्स तो बदलेगा, यक्स बदलेगा। तो अब इसके लिए चलो पहला देख लो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x1 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, रूट में 1/y माइनस 1, सॉरी x1 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं ना, 1 प्लस x1 1/y हो जाएगा ये। फिर उसी तरह से इसकी वैल्यू निकाल लें, t इक्वल टू कितने पे 0, यहाँ ये x2 देख लें, तो यहाँ x2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, रूट में 1/y माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस क्या t1। ये बताइए x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, t2 में से t1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, यानी 0.5 मीटर पर सेकंड। तो कौन सा होगा, सी वाला। फिर चलते हैं 12 के बाद 13 क्या कर रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन 13। टू साइनसोडियल प्लेन वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, समान फ्रीक्वेंसी की दी गई है, हैविंग इंटेंसिटी I0 4 I0, और इनका जो फेज डिफरेंस दिया गया 0, मतलब फाई की वैल्यू कितनी दी गई है 0। तो कह रहा कि भैया इनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताओ। तो बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप सभी लोग जानते हैं फार्मूला, IR इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, और यहाँ कॉस क्या होगा, कॉस 0 होगा, फाई क्या है 0 है। तो अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, सबकी वैल्यू रख देंगे, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 का क्या होल स्क्वायर कह सकते हैं। ये बताइए जब सबकी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आएगा 9I0 आएगा, मतलब सी होगा। 13 के बाद बेटा क्या है 14, ओपन पाइप इज सडनली क्लोज। देखना एक ओपन पाइप है, उसको सडनली क्लोज कर दिया गया, चलिए भाई सडनली क्लोज कर दिया गया, ठीक है। सेकेंड ओवरटोन विच रिजल्ट इन द सेकेंड ओवरटोन। अब देखो फर्स्ट ओवरटोन फंडामेंटल ओवरटोन कितना होता है, ध्यान देना, सेकेंड ओवरटोन की बात कर रहा है बेटा, सेकेंड। तो फंडामेंटल होता है V/4L, सेकेंड होता है, फर्स्ट होता है V/3V/4L, और ये क्या होता है 5V/ कितना 4L, 5V/4L। हायर इन फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज देन द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओरिजिनल पाइप, ठीक है। ओरिजिनल पाइप का फर्स्ट ओवरटोन कितना हो जाएगा जरा बताना। अगर ओरिजिनल पाइप रहा होगा तो उसका फंडामेंटल टोन V/2L होगा, और फर्स्ट कितना हो जाएगा 2V/2L। तो ये जो है बेटा ये कौन सेकेंड ओवरटोन, देख लो, ये जो है बेटा ओपन वाले के फर्स्ट टोन से 100 ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा 5V/4L माइनस 2V/2L इक्वल टू 100। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, यानी V/2L की वैल्यू पूछा जा रहा है, इसकी V/2L की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, V/ कितना हो जाएगा 4L इक्वल टू 100, या V/2L इक्वल टू क्या हो जाएगा 200। तो 200 का मतलब है कहीं कदम है, तो क्या हो जाएगा 14 का D। फिर चलते हैं भैया 15 पे चलते हैं, क्या कह रहा है, टू वेव हैविंग इंटेंसिटीज इन द रेशियो 1:9। देखिए भैया इनकी इंटेंसिटी कितनी है 1:2, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटीज। तो आप सभी लोगों को पता होगा I मैक्स अपॉन I मिनिमम कितना होता है, बोल लीजिए, रूट में I1 प्लस रूट I2 का क्या होल स्क्वायर अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। बोलिए भाई हो गया कि नहीं। अब क्या हो जाएगा 1:9, तो 1:9 का मतलब कितना हो जाएगा 4, और 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1 मिनट, इंटेंसिटी का रेशियो है ना, तो 1 और 3 4 क्या हो जाएगा 16। तो 16 अपॉन कितना आएगा, अरे भाई कहाँ गड़बड़ हो गया, 1:9 है, 1:9 है, तो इसका मतलब 1 + 3 और 1 - 3, तो 1 + 3 का मतलब 4, 16 हो गया, और 2 2 4 हो गया, इसका मतलब 4 भाई। देखना ऐसे ऐसे कैलकुलेशन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। चलिए 16 क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉर्ड हैज मास 0.3 kg एंड लेंथ इतना, ये देखो 0.3 kg है और मास इसका 6 m है, ठीक है। तो सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ निकाल दीजिए, मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा 0.3 अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ निकाल दिया। द स्पीड ऑफ पल्स ऑन द कॉर्ड, फोर्स निकाल दीजिए, फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा mg,
एफ इक्वल टू एम जी का मतलब कितना हो गया भैया, ये देखिए एफ इक्वल टू एम जी का मतलब 2 हो गया और ये देखिए 10 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 20 न्यूटन। अब आपको स्पीड निकालनी है, एकदम फार्मूला आपको ट्रांसवर्स वेव की स्पीड पता होगी, v इक्वल टू अंडर रूट एफ बाई कितना, हम म्यू, एफ इक्वल टू एफ बाई म्यू। एफ कितना है बेटा, एफ है 20, ये कितना है 0.3, ये कितना है 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 400, 400 का मतलब क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, 16 का ए। 16 के बाद चलते हैं 17 में बच्चा लोग, 17 का रहा है एसएचएम, सॉरी एसएचएम इज रिप्रेजेंट, एसएचएम इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ठीक है, द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी 3 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। तो ये बताइए मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या कर रहा है 3 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। पहले ये बताओ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होता क्या है, ए ओमेगा होता है, और ये क्या हो जाता है ओमेगा बाई के हो जाता है, ओमेगा बाई क्या हो जाता है के, तो ओमेगा तो कट गया, ठीक है। ए कितना है भैया, ए यहाँ ए नॉट है, ठीक है 3, के कितना है ये बताओ, के क्या होता है, ठीक है, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी के बगल में ओमेगा होता है और एक्स के बगल में के, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई बाई लेमडा, अंदर 2 पाई का मल्टीप्लाई कर लेना तभी करना, तो के की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2 पाई बाई क्या लेमडा। ये बताइए लेमडा हमको निकालना है, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा 2 पाई ए नॉट बाई क्या 3, 2 पाई ए नॉट बाई कितना हो जाएगा 3, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया बी हो गया बच्चा लोग, ठीक है। उसके बाद 18 चलते हैं, ठीक है। आप जानते हैं बेटा डॉपलर इफेक्ट सिलेबस से इस साल हटा दिया है, तो इसीलिए मैंने डॉपलर इफेक्ट का कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, जो सिलेबस में नहीं है उसको नहीं पढ़ने की जरूरत है, कहीं कुछ नहीं है, अभी जैसे जेई के इम्तिहान हुए हैं उसमें नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान दीजिए, सिलेबस से जो चीज हटा दी गई है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो डॉपलर इफेक्ट में हमने कोई क्वेश्चन नहीं दिया है कि भाई बच्चे को कहीं कुछ, जो सिलेबस में वही पढ़िए वहीं से आपकी जीत होगी। साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ट्रेवलिंग मीडियम इतना इनटू अनदर। आप जानते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी वेव जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी वेव जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। बोलो बच्चा क्या रहता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, तो फ्रीक्वेंसी पहले का और दूसरे का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी होता क्या है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, दूसरे में वेलोसिटी क्या हो जा रही है 2v, ये लैम्डा डैश मतलब वही स्पीड, तो ये लैम्डा डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 लैम्डा, ठीक है, सी ऑप्शन 18 का सी। फिर चलते हैं 19 क्या कह रहा है, 19 देखिए 19 कहा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाई, देखिए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, किससे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखिएगा become 2/3 of amplitude of incident wave, 2/3 of amplitude of incident wave, the equation of reflected wave is, equation of reflected wave is, जो reflected wave है उसका इक्वेशन आप लोग बताइए क्या होगा। तो मान लीजिए कोई वेव इस तरह से क्या है इंसिडेंस कर रही है ऐसे, फिर देखो इस तरह से ऐसे इंसिडेंट कर रही है, देखिए इस प्रकार से इंसिडेंट कर रही है, फिर उसके बाद जब डेंसर मीडियम से आ रही है तो ये देखो इसका डायरेक्शन भी बदलेगा और साथ में क्या होगा फेज डिफरेंस पाई का होगा। हमेशा याद रखना जब भी वेव अगर इंसिडेंस होती है डेंसर मीडियम से, किससे, हाँ डेंसर मीडियम से अगर इंसिडेंस होती है तो याद रखना पाई का फेज डिफरेंस आता है। तो ये देखो अगर y इक्वल टू 0.6 साइन 2 पाई t माइनस एक्स बाई 2 है, तो यहां ध्यान देना यहां क्या होगा y इक्वल टू 0.6 इंटू 2/3, क्वेश्चन कर रहा है। अब ये क्या बचा साइन 2 पाई टी प्लस एक्स बाई 2 और प्लस पाई का फेज डिफरेंस भी होगा ना। अभी बताओ साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में गया और थर्ड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 0.4 साइन क्या हो जाएगा 2 पाई टी प्लस एक्स बाई 2, तो कौन सा ऑप्शन होगा बोलो बी, हाँ बी, ठीक है। अब आगे 20वें क्वेश्चन पे आ जाइए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन कराया कि भैया यहाँ पे देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन देना बेटा देखना एकदम डिट्टो इसी तरह से पेपर में मिलेगा, वो जो 2-3 क्वेश्चन आएगा एकदम समझ लीजिए इसी में से मिलना है, इसी तरह का 1-2 बार जो पढ़ाया जा रहा है उसको लगा लीजिए, फिर सारी चीजें बड़ी जबरदस्त हो जाएंगी।
फिर स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 kg, देखिए स्ट्रिंग का मास कितना दिया है 2.5 kg, स्ट्रिंग ऑफ मास कितना है 2.5 kg, अंडर द टेंशन ऑफ 200 न्यूटन, कितना टेंशन है भैया 200 न्यूटन, द लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग 20 मीटर, ये देखिए इसकी स्ट्रिंग कितनी है 20 मीटर, इफ द ट्रांसवर्स वेव जर्क एट द स्टैक एंड वन एंड, यहाँ ट्रांसवर्स वेव हुआ, करा कितने समय में यहाँ पहुंचेगा, तो भैया उसके लिए एक ही फार्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम डिस्टेंस स्पीड कितना होता है आप जानते हैं रूट में टी बाई म्यू, ठीक है सब रख दीजिए, डिस्टेंस पता है 20, बोलो टेंशनवा कितना पता है भैया टेंशन है 200, मास पर यूनिट लेंथ कितना है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट 2.5 अपॉन 20, 2.5 अपॉन 20, 2.5 अपॉन 20, सबको सॉल्व कर दो, क्या आएगा 0.5 सेकंड आएगा, क्या आएगा 0.5 सेकंड, ठीक है ना। हाँ, अब देखो इसमें 21 क्या है, इसमें करा बहुत अच्छा इक्वेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा बेटा, एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया है वेर एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर, एक्स एंड वाई क्या है सेंटीमीटर में, द सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स इज, हाँ सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स इज, दो एडजेसेंट नोड्स के बीच का सेपरेशन क्या होगा, सेपरेशन टू एडजेसेंट नोड्स इज, हाँ टू एडजेसेंट नोड्स के बीच का सेपरेशन क्या होगा, तो ये देखो y इक्वल टू क्या दिया है 5 sin पाई एक्स बाई 3 cos 40 पाई टी दिया है, सेपरेशन मतलब दो एडजेसेंट नोड का मतलब क्या है, जैसे अगर यहाँ नोड बन रहा है ऐसे ना बनता है, यहाँ नोड बनता है यहाँ नोड बनता है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है लैम्डा बाई 2, आपको पता है कि x के बगल में कौन होता है k, तो पहले हम लैम्डा निकाल दें, तो ये बताओ पाई एक्स अपॉन 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, तो ये देखिए पाई पाई कट गया, ये देखो लैम्डा बाई 2, हाँ 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, एक्स एक्स कट गया, ये बताइए यहाँ क्या आ जाएगा लैम्डा बाई 2 की वैल्यू 3, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, नोड नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है लैम्डा बाई 2। 22 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा लोग, 22 क्वेश्चन का रहा है, दो प्रकार की वेव है, एक देखिए y1 इक्वल टू a है और एक y2 इक्वल टू a है, आर सुपर इम्पोज्ड at any point at a particular instant the amplitude of the resultant wave is amplitude of resultant wave, तो मैंने आपको बताया था एम्पलीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, जैसे y इक्वल टू क्या है y1 प्लस y2, तो एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका हमने बताया था क्या 10 sin 2000 पाई टी, और ये देखो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है प्लस 20 कॉस 2000 पाई टी हो गया कि नहीं, तो इसका क्या होता है, इसका एक ही तरीका है बेटा y इक्वल टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। तो ये बताओ y इक्वल टू 10 10 रूट में 500, रूट में 500 कितना होता है बेटा, रूट में 500 होता है, ये बाकी चलेगा, रूट में 500 चलेगा 10 रूट 5, तो 10 रूट 5 कौन सा हो गया सी। फिर देखिए 23 क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा लोग, 23 क्वेश्चन कर रहा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, तो आप पहले इसका इक्वेशन कंपेयर कर लीजिए y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी से, तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी आ रही है 3, ये देखिए a1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, इसका कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए 4 होगी। अब देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी I मैक्स अपॉन I मिनिमम A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A3 का होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A3 का होल स्क्वायर, देखिए A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A3 का क्या होल स्क्वायर, तो A1 प्लस A2 कितना हो जाएगा 4 3 7 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, यानी 7 अपॉन 3 का होल स्क्वायर का मतलब 49/1, तो ये हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर देखिए 24 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 0.8, ये देखिए सेपरेटेड बाय का मतलब ये पाथ डिफरेंस हो गया, बोलो पाथ डिफरेंस कितना दिया है डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.8, फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 120 हर्ट्ज, 0.5 फेज डिफरेंस डेल्टा फाई कितना दिया है द वेव वेलोसिटी, तो वेव वेलोसिटी क्या होगा अंत में वेव वेलोसिटी आप पाएंगे क्या
v इक्वल टू एफ लेमडा से ही आएंगे, ठीक है। तो लेमडा आपको जरूरी है। ये बताइए फेज डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इनटू डेल्टा एक्स। ये बताइए डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है 0.5, 2 पाई बाई लेमडा, डेल्टा एक्स कितना है 0.8, या लेमडा इक्वल टू क्या है बताइए 2 पाई इंटू 0.8 अपॉन 0.5। चलिए इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। एफ की वैल्यू कितनी दी गई है जरा ये बताइए 120, एफ की वैल्यू 120। लेमडा कितना हो गया 2 पाई इंटू 8 बाई क्या 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 384। अब जो भी आए टिक कर लीजिएगा, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे तो 24 का आएगा 384 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे 24 के बाद 25, एंड करेक्शन ऑफ रेजोनेंस ट्यूब। देखिएगा भाई एंड करेक्शन सिलेबस मतलब रेजोनेंस ट्यूब सिलेबस में है, प्रैक्टिकल टॉपिक में भी है। बहुत बच्चे जैसे इस बार कह रहे थे सर रेजोनेंस ट्यूब नहीं है, अरे भाई प्रैक्टिकल टॉपिक में है और आएगा क्वेश्चन हो सकता है मे भी। तो रेजोनेंस ट्यूब में एंड करेक्शन क्या होता है इक्वल टू बोलो L2 माइनस 3L1 बाई क्या 2 होता है, क्यों भैया ये होता है L2 माइनस 3L1 बाई 2। तो एंड करेक्शन कितना दिया है 1, L2 3, L1 कितना दिया है 14, 42 अपॉन 2, या L2 इक्वल टू 42 और 44 हो गया 44 सेंटीमीटर। तो 25 के बाद अब चलते हैं 26। देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं नीट में और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, तो हो सकता है कि मैं भी एक क्वेश्चन कभी ना कभी जरूर बनेगा। ऐसा क्वेश्चन आप बचपन में किए होंगे कि भैया किसी पत्थर को कुएं में गिराए होंगे तो छपाक की आवाज आपके कानों में आई होगी, छपाक की आवाज, ये विच द स्प्लैश द हार्ड विल बाई गिवन बाई, छपाक की आवाज। तो होता क्या है कि जब हम पत्थर को गिराते हैं तो पानी तक वह काइनेमेटिक्स फॉलो करता है। जैसे देखिए पत्थर को हमने गिराया तो देखिए U इक्वल टू 0 होगा, तो जाने में जो समय लगता है T1, जाने में जो समय लगता है T1 इक्वल टू अंडर रूट 2H बाई G लगता है। ये देखो ये लगेगा, काइनेमेटिक्स को फॉलो करेगा। लेकिन जब पत्थर टकराएगा और इससे आवाज हमारी कानों तक आएगी तो वह साउंड की वेलोसिटी से आती है। भाई आखिरकार जो साउंड चलेगा वो अपनी वेलोसिटी से चलेगा ना, तो वह T2 कितना हो जाएगा डिस्टेंस H बाई कितना हो जाएगा B। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस T2 अंडर रूट 2H बाई G और प्लस कितना हो जाएगा H बाई V। अब यहां से H को कॉमन कर लीजिए, हाँ ये स्पीड ऑफ लाइट को C से रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट को C से रिप्रेजेंट कर रहा है। H को कॉमन कर लीजिए, तो जब H को कॉमन कर लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये H इधर है तो इधर आ जाएगा, हमारे ख्याल से A ही सही है, यही ने सही है, 26 कहाँ A ही है। 27 क्वेश्चन देखिए बेटा, द लेंथ ऑफ सोनोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सब नंबर में है, सब आने वाले हैं, कोई न कोई आएगा भाई। इसमें याद रखिएगा हर क्वेश्चन मैंने ढूंढ ढूंढ के दिया, इस 50 में से ही आपको 2-3 क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। देखिएगा 50 से ज्यादा 51वां कॉन्सेप्ट पेपर रखे रहिएगा और वो पेपर रखे रहिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर ए बी इज 110 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ क्या है सोनोमीटर वायर का 110 सेंटीमीटर है, 110 सेंटीमीटर है, ठीक है ना भाई, 110 सेंटीमीटर है। चलो भैया ये देखो 110 सेंटीमीटर है सोनोमीटर का, यहाँ देखो एक ब्रिज यहाँ लगा, एक यहाँ लिखा है, ये ब्रिज इसको 3 पार्ट में बांट रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है N1:N2:N3, कितना है 1:2:3। आप जानते हैं L1:L2:L3 क्या हो जाएगा 1/N1:1/N2:1/N3, यानी 1/1:1/2:1/3। 6 से सब में मल्टीप्लाई कर दो बच्चा लोग, तो 6:3:2 आएगा। अब देखिए इसको कई तरह से कर सकते हैं, रेशियो वाले से भी कर सकते हैं। हमको L1 और L1 प्लस L2 बताना है, तो पहले L1 निकाल लेते हैं। तो L1 के लिए क्या करोगे टोटल लेंथ, बोलो टोटल लेंथ कितना है, L1 के लिए टोटल लेंथ कितना है, बोल नहीं रहे हो, टोटल लेंथ है 110 इंटू इसका पार्ट कितना है 6 अपॉन रेशियो सम कितना होगा 11, कितना आ जाएगा 60। L2 निकाल दो, L2 नहीं निकालना हमको, L1 प्लस L2 निकालना है। तो टोटल लेंथ कितना है 110, इसका पार्ट कितना है 3 अपॉन क्या हो जाएगा 11, ये कितना हो गया 30। तो हमको एक L1 चाहिए, एक हमको L1 प्लस L2 चाहिए। तो L1 प्लस L2 कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, यानी कौन हो जाएगा बी वाला, क्या हो जाएगा बी वाला। फिर चलते हैं 27 के बाद 28 क्वेश्चन, देखिए क्या करा 27 के बाद 28,
करा वेव डिस्टर्बेंस इन मीडियम इज डिस्क्राइब्ड बाई, देखिएगा वेव डिस्टर्बेंस इन मीडियम इज डिस्क्राइब्ड बाई का मतलब कैसे, हाँ y इक्वल टू क्या दिया है 0.02 cos, हाँ पूरा दे दिया है, cos 10 पाई x। तो देखो बेटा यहां से आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। सुनो, नोड कब बनेगा, नोड तब बनेगा जब y की वैल्यू मैक्सिमम हो, ठीक है, सॉरी y की वैल्यू 0 हो। और एंटी नोड कब बनेगा, जब y की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो ये बताओ नोड के लिए क्या हो जाएगा, cos वाले पोर्शन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और cos की वैल्यू कब 0 होती है, जब π/2 होता है। तो इसका मतलब 10 पाई x इक्वल टू, अगर π/2 हो जाए तो नोड मिलेगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बताइए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है, पाई कट गया, 1/20, 1/20 का मतलब क्या होना चाहिए 20 × 100 0.05, लेकिन ये दिया ही नहीं है तो इसका मतलब गलत है। एंटी नोड कब होगा, जब 10 पाई x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, ठीक है पाई के, तो पाई कट गया, x की वैल्यू 1/10, 1/10 का मतलब 0.1, ये भी गलत दिया है। फिर करा स्पीड ऑफ वेव, तो स्पीड होता क्या है ओमेगा बाई के, याद रखिए t के बगल वाला जो होता है वह ओमेगा होता है, x के बगल वाला क्या होता है k, तो t के बगल वाला क्या होता है ओमेगा, x के बगल वाला k, तो स्पीड क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा ओमेगा बाई k, या ओमेगा कितना हो जाएगा 50 पाई, k कितना हो जाएगा 10 पाई, या ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसका मतलब सी वाला सही है। वेवलेंथ के लिए क्या करोगे, x के बगल वाला 2 पाई x के बराबर करोगे, मतलब x के बगल वाला क्या होगा 2 पाई बाई लेमडा इक्वल टू 10 पाई, पाई से पाई कट गया, लेमडा इक्वल टू क्या हो गया 2/10 यानी 0.2, तो ये 0.5 का रहा, तो ये भी गलत हो गया। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, मे भी हो सकता है जाए इस साल, ठीक है। फिर देखिए 29 क्वेश्चन बड़ा अच्छा फेज डिफरेंस वाला है, सब टाइप का सब वैरायटी का मैंने एक एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, हो सकता है इससे रिलेटेड चीजें जरूर मिल जाएं। तो कह रहा है बेटा y1 इक्वल टू देखो ये है, और y2 इक्वल टू, कहा इन दोनों वेव में आपको फेज डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है फेज डिफरेंस। तो इसके लिए क्या करिए, सबसे पहले ये देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों को पहले साइन इस कॉस को या तो साइन में बना लो या तो इस साइन को कॉस में बना लो। तो आप एक चीज जानते हैं कॉस π/2 प्लस थीटा जो होता है वह क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस कॉस π/2 प्लस थीटा, क्या कर ले प्लस साइन थीटा। तो यानी इस प्लस साइन थीटा की जगह बेटा, ये प्लस साइन थीटा की जगह हम लोग क्या कर ले माइनस कॉस π/2 प्लस थीटा। तो देखिए y1 इक्वल टू क्या आ गया, y1 इक्वल टू 2a साइन ओमेगा t प्लस π/6, या इसी को कर लें y1 इक्वल टू क्या, ये देखिए y1 इक्वल टू क्या हो गया 2a साइन ओमेगा t प्लस π/6, या इसी को कर लें माइनस 2a कॉस क्या π/2 प्लस ओमेगा t प्लस π/6, ऐसे कर लें, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, एकदम कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है y2 इक्वल टू क्या है बच्चा लोग माइनस 2a कॉस ओमेगा t माइनस π/6। अब क्या कर लें, इनमें से इनको आप घटा दें, तो ये घटा देंगे तो π/2 प्लस ओमेगा t प्लस π/6 माइनस ओमेगा t प्लस π/6, ये देखिए कट्टम कट्टम, π/2 प्लस π/3 यानी 5 π/6, ये इनका फेज डिफरेंस हो गया कि नहीं फेज डिफरेंस। तो 5 π/6 देखिएगा, दोनों क्या होने चाहिए ध्यान दीजिएगा, दोनों एक जाति के, मतलब ये साइन का है तो ये भी साइन का होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये जाति का। ये अगर माइनस कॉस का है तो बेटा ये भी माइनस कॉस का होना चाहिए, और ये किससे होगा ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो एक एक बातों को ध्यान दें। 29 के बाद 30 चलते हैं, क्या करा है 30 करा है बच्चा लोग, पार्टिकल सब्जेक्टेड टू SHM along x axis, subjected to SHM along the x axis, y axis, x इक्वल टू इतना है, y इक्वल टू इतना है, द मोशन कैसा होगा। तो बेटा x इक्वल टू क्या है, ये देखिए x इक्वल टू 6 साइन 100 पाई t है, और ये देखो ये क्या हो रहा है 8 cos
माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन ले लोगे, ये देखो y इक्वल टू क्या है, माइनस कॉमन ले लो, cos 8 है, माइनस को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 100 पाई टी। अब देखो क्या है, cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा होता है, तो 8 cos पाई बाई 2 माइनस 100 पाई टी। अब cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। अब ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ए ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी तो नहीं आएगा 100 पाई टी। अब y और x को डिवाइड कर दो, तो y बाई x करोगे तो 8 बाई 6 आएगा, बाकी कट जाएगा, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 बाई 6x। ये बताओ किसका इक्वेशन है, y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। तो 30 का कौन सा हो जाएगा, सी। 30 के बाद चलते हैं, क्या करा है 31, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। क्या करा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट द मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन पे क्या होता है भाई, ध्यान दीजिए, मीन पोजीशन पे क्या होता है, याद रखिएगा, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो कौन सा होगा, सी। ठीक है ना। 32 क्या हो जाएगा, चाइल्ड स्विंग ऑन ए स्विंग इन सिटिंग पोजीशन, स्टैंड अप देन द टाइम पीरियड। तो ये बताओ, जब हम जैसे नीचे की तरफ हैं, ठीक है, और जब हम झूले पे खड़े हो गए, तो ये बताओ हमारा सेंटर ऑफ मास राइज करेगा कि नहीं, तो सेंटर ऑफ मास राइज करेगा, तो इसका मतलब इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज कर रहा है, और अगर इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, ये देखिएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। अगर इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज। ठीक है, टाइम पीरियड इंक्रीज करने का मतलब झूला स्लो हो जाएगा, फास्ट नहीं। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड, इतना दिया है, तो ये बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है भैया, वी मैक्स इक्वल टू होता है ए ओमेगा का मतलब 2 पाई बाई टी, या टी इक्वल टू ए 2 पाई अपॉन वी मैक्स। ठीक है, टाइम पीरियड पूछा है, ए कितना है 7 इंटू 10⁻³ 2 कितना है 2 पाई, वी मैक्स कितना है 4.4। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व करो, ये 10⁻³ होगा। ठीक है, सबको सॉल्व करो, ये देखो ये 22/7, पाई से पाई कट जाएगा, ये कट गया। ठीक है, और इंटू 10 लगाए हैं तब कटा है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 10⁻², 10⁻² का मतलब 0.01 सेकेंड, 33 हो गया। 34 क्या कर रहा है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखिएगा जैसे सिंपल, एकदम सिंपल सिंपल, इसी तरह से आपको पेपर मिलेगा। कहा जा रहा है कि ये K1 है K2 है, इनको अगर 4 टाइम कर दिया गया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आप जानते हैं कि इस तरह का कॉम्बिनेशन पैरेलल में होता है, तो फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट K1 प्लस K2 अपॉन कितना हो गया, यम 4 गुना कर दिया, क्या हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट 4 K1 प्लस K2 बाई कितना हो जाएगा यम, या एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 2F। 2F का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल, यानी फ्रीक्वेंसी हो गई डबल। 34 के बाद 35 पे चलते हैं, क्या है बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, पहले ये बताओ, गर्मियों में साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी और ठंडियों में साउंड की स्पीड घट जाएगी, इतना पक्का है। अब इस क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। वी मेजर द स्पीड ऑफ साउंड बाय परफॉर्मिंग रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट। ए स्टूडेंट गेट्स द फर्स्ट रेजोनेंस कंडीशन एट ए कॉलम ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो ये बताइए फर्स्ट रेजोनेंस क्या होता है, आपको पता है, हाँ पता है, फर्स्ट रेजोनेंस कितने पे मिलता है, बोलिए। V इक्वल टू मतलब सॉरी, ये क्या कहते हैं, फर्स्ट रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, λ/4 पे मिलता है, कितने पे मिलता है, λ/4, पक्का। ठीक है, तो λ/4 पे मिलता है। रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग समर, अच्छा गर्मी में कर रहा है। सी मेजर द कॉलम लेंथ टू x सेंटीमीटर फॉर सेकेंड रेजोनेंस। तो फर्स्ट रेजोनेंस कितने पे मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा, x1 इक्वल टू λ/4 पे मिलता है। सेकेंड रेजोनेंस कितने पे मिलता है, 3 λ/4 पे मिलता है, कितने पे मिलता है, 3 λ/4 पे। तो अब देखिए यहां पर क्या है, या आप ध्यान दें, जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, वेलोसिटी v इक्वल टू f लैम्डा होता है भैया। ठीक है, एक ही प्रकार का यूज किया गया, तो वेलोसिटी v इक्वल टू f लैम्डा होगा। तो ये देखिए v इक्वल टू कितना हो जाएगा, f लैम्डा, एक f लैम्डा, या f इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बताइए v बाई
लेमडा। तो पहले केस में पहला क्या है, विंटर है, तो यहां ये देखिए विंटर, और लेमडा क्या होगा, लेमडा क्या होगा 4x1, x1 दे दिया है 18। दूसरे कंडीशन में फ्रीक्वेंसी वही होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, लेमडा 4x2/3। ये देखो लेमडा क्या होगा, ये समर आ जाएगा, समर। ये क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू, यहां से देखो 4x2 कितना हो जाएगा 3। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बताइए एफ इक्वल टू एफ डैश, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक ही है, तो वी विंटर अपॉन 4 × 18 इक्वल टू 3 वी समर अपॉन 4 × x2। 4 से 4 कट गया। ये बताइए x2 की वैल्यू यहाँ क्या होगी, बोलिए x2 इक्वल टू होगा ये 54 वी समर अपॉन वी विंटर। अब आप बताइए कब साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, बोलिए बोलिए बोलिए। समर में साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी, विंटर में कम होगी। तो जब समर में ज्यादा होगी तो इसका मतलब x2 क्या होगा, 54 से बड़ा होगा। 54 से बड़ा का मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। अब चलते हैं 35 के बाद 36 करते हैं। करा लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज बाई 21%। ठीक है भैया, लेंथ इसका कितना इंक्रीज हो गया, 21%। फिर आपसे कहा जा रहा है द परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड। तो बताइए टाइम पीरियड टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, यल। टाइम पीरियड टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, हाँ रूट यल हो जाएगा। ये बताइए टाइम पीरियड कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 21%। कितना परसेंट, हाँ 21%। ये बताइए 21% इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब टी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1.21 यल होगा। अब करा है कितना, तो टी डैश अपॉन टी कर दीजिए, टी डैश अपॉन टी करेंगे तो 1.21 पे 1/2 करेंगे। क्यों भाई, 1.21 पे 1/2 करेंगे, तो 1.21 का या ये भी कर सकते हैं, 1.1 आएगा। टी डैश अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन झूठ में काहे टेंशन ले रहे हो, 1.1 या एक माइनस कर दीजिए, तो टी डैश माइनस टी अपॉन टी क्या बचेगा, 0.1। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। कितना हो जाएगा, 10%। ध्यान देना बेटा, ठीक है। 37 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ स्फेरिकल एंड हॉलो, देखिएगा, filled with water plugged hole near the bottom of oscillating bob gets suddenly unplugged during observation till water is coming out the time period of oscillation। देखो बेटा, सबसे पहली चीज ये देखो, कोई बॉब है पानी से पूरा भरा हुआ है, देखिए पानी से पूरा भरा हुआ है, तो पहले उसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, यहां, तो उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी। जैसे जैसे पानी नीचे टपकेगा वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास यहां होता जाएगा, यहां आता जाएगा, यहां आता जाएगा, यहां आ जाएगा, मतलब इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगी, इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगी। तो इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगी तो इसका मतलब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है, रूट यल। अगर इफेक्टिव लेंथ बढ़ रही तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो टाइम पीरियड बढ़ेगा। लेकिन जब सारा पानी निकल जाएगा तो फिर यहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब इफेक्टिव लेंथ घटी कि नहीं। तो फर्स्ट टाइम पीरियड इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीजेस टू ओरिजिनल वैल्यू। इसका मतलब बी है, 37 का बी। 38 चलते हैं बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। करा टाइम पीरियड निकालिए। तो जब भी ऐसा इक्वेशन होता है तो हमेशा याद रखिए यक्स के बगल वाला ओमेगा स्क्वायर होता है, यक्स के बगल वाला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अल्फा, या ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, रूट अल्फा, या टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अपॉन रूट अल्फा। तो 2 पाई अपॉन रूट अल्फा का मतलब ए। 38 के बाद 39 चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, नीट में 2 बार रिपीट हो चुका है, फिर हो सकता है आए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज करके आ सकता है मैथमेटिक्स में। ए सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट द बोथ एंड, चलिए भाई ओपन एट बोथ एंड। अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको पता है v/2l। कहा जा रहा है द ट्यूब इज डिप वर्टिकली इन वाटर सो दैट हाफ ऑफ इट्स वाटर, हो सकता है हाफ कह दे, हो सकता है 3/4 कह दे, हो सकता है 1/4 कह दे, लेकिन प्रोसीजर वही होगा। तो जब देखो इसको हाफ हम क्या है कर दे रहे हैं, तो अब ये क्लोज बन गया, और क्लोज्ड का क्या होता है, क्लोज का फंडामेंटल क्या होता है, ठीक है, क्लोज का फंडामेंटल होता है v/4 और लेंथ कितनी हो गई, l/2। लेकिन जब कट करोगे तो फिर ये v/2l आएगा, और v/2l को हम क्या कहते हैं, f। इसका मतलब 39 का कौन सा सही होगा, a। फिर आ जाते हैं 39 के बाद 40। 40 क्या कर रहा है, ट्यूब ए हैज बोथ एंड ओपन,
ट्यूब ए हैज बोथ एंड ओपन, मतलब दोनों सिरों पे ट्यूब ए क्या है, खुला है। इस साल नीट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो बेटा अगर दोनों एंड खुला है तो इसकी बोलो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, V/2। ठीक है, फिर कह रहा बी हैज वन एंड क्लोज्ड, बी पे वन एंड क्लोज्ड है तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, ठीक है, ये देखो ये V/4L। छोटे छोटे क्वेश्चन, ए और बी का रेशियो बताना है तो इसका मतलब ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 2/1। 2/1 का मतलब C। ठीक है भाई, हम लोग के यहाँ ये भी क्वेश्चन पिछले साल हमने कराया था। तो हम लोग के यहाँ बच्चा एक आदित्य जो इस साल BHU में सेलेक्ट हुआ है, उसने कहा सर हम लोग एकदम सेम वही क्वेश्चन किए थे, बिना पढ़े सर हम 2:1 मार दिए। ये जेई का पुराना क्वेश्चन है। तो बेटा बच्चे जब ये कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर पढ़ाया हुआ मिला, टेस्ट में दिया हुआ मिला, और मिलेगा काहे नहीं, इतने 20 साल से 25 साल से भैया कोई इधर उधर का कोई काम थोड़ी कर रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं, मन से पढ़ा रहे हैं, मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो क्यों नहीं मिलेगा। वही क्वेश्चन आएंगे, कोई इधर उधर से नहीं आएगा। तो बड़ा खुशी भी मिलता है। और बच्चे वो कहते हैं कि बेटा सर इससे बड़ा समय बचत होती है जब हम लोग क्वेश्चन लगाए होते हैं। तो इसीलिए बेटा नीट और जेई के जो पुराने क्वेश्चन हैं थोड़े लगा लीजिए जरा, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। ठीक है, अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव की मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। बहुत बच्चे कह भी रहे हैं कि उसको क्या है, उस पर मैटर कम मिलता है, तो उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को करा देंगे, और उनमें से देखिएगा मिलेगा भी, 10 क्वेश्चन मिल भी जाएगा, 15 क्वेश्चन डिट्टो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी उनको कर लीजिएगा। 41 क्या करा बेटा, 41 करा ट्यूनिंग फॉर्क अरेंज प्रोड्यूस 4 बीट्स। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी ट्यूनिंग फॉर्क पे वैक्स लोड करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है, और ट्यूनिंग फॉर्क को अगर स्क्रैप करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना, तभी जाके क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। तो अब देखो पहले फ्रीक्वेंसी कितनी है, 288 है, और जब पहले वाइब्रेट कर रहा है 4 दे रहा है, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी पक्का है बी वाले की कितनी होगी, बी वाले की जो फ्रीक्वेंसी होगी 292 होगी, या आपका 284 होगा। अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि वैक्स लोड किया गया है, तो वैक्स लोड किया गया है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो अब आप इसमें घटाते जाइए, फ्रीक्वेंसी घटाते जाइए, और देखिए कब इसके साथ फिर माइनस करेंगे, कब इसके साथ माइनस करेंगे तो 2 बीट आ जाएगा। तो इसको घटाते जाइए, 291 करेंगे, इसको 283 करेंगे, यहां कहीं मिलने की संभावना है, इसमें तो कहीं नहीं मिलेगा। 291 फिर एक और कम कर दीजिए 290, तो 290 करेंगे तो इसमें से देखिए 280 में से माइनस करिए, चलिए 290 को देखिए 2 मिल जा रहा है। इसका मतलब ये ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन फॉर्क बिफोर क्या, बिफोर लोडिंग वैक्स, बिफोर लोडिंग वैक्स अगर पूछे तो 292, और आफ्टर लोडिंग वैक्स पूछे, सुनो ध्यान से, आफ्टर लोडिंग वैक्स पूछे तो ये क्या होगा 290। तो इसमें ऐसा कुछ पूछा नहीं, तो इसका मतलब यही पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा 292। ठीक, अब आ जाओ 41 के बाद, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी। फिर आ जाइए 43 क्वेश्चन क्या करा है, 43 क्वेश्चन करा है कि डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, स्पीड निकालनी है, तो वेव स्पीड निकालनी है, द स्पीड ऑफ वेव। तो बेटा स्पीड ऑफ वेव आपको पता होगा ओमेगा बाई के, याद रखना टी के बगल वाला ओमेगा होता है और एक्स के बगल वाला के होता है 2, इसका मतलब 300, कौन सा हो जाएगा 300, 43 का ए। 44 क्या करा देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगाने का तरीका। ठीक है, करा न्यू-1 न्यू+1 दिया है, सुपर इम्पोज किया जा रहा है, आपको बीट फ्रीक्वेंसी पर सेकंड निकालनी है। तो इसको लगाने का तरीका देखो क्या करना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लो, न्यू-1 यहाँ न्यू लिख लो, यहाँ न्यू+1 लिख लो। ये देखो इसको अगर घटाएंगे तो कितनी बीट फ्रीक्वेंसी आएगी 1, इसको घटाएंगे तो कितनी बीट फ्रीक्वेंसी आएगी 1, इसको घटाएंगे तो कितनी बीट फ्रीक्वेंसी आएगी 2, कितनी आएगी 2। अब क्या करो, यहां 1 को लिखो 1 को लिखो 2, 1 को 1 into 1 लिख सकते हैं, 1 को 1 into 1 लिख सकते हैं, 2 को 1 into 2 लिख सकते हैं। अब देखो उसमें अब क्या कर लो, कॉमन कर लो। तो जो देखो तीनों में कॉमन है, ये इसको करने का मतलब नहीं, तीनों में जो कॉमन है उसका एक काउंट करो, और जो एक, क्योंकि भैया अगर तीनों में जो कॉमन होगी उसकी आवाज तो सेम सुनाई देगी ना। जैसे किसी क्लास में 3 दोस्त हैं, मान लो 100 दोस्त हैं, जिसमें 3 दोस्त एक ही तरह की बोल रहे हैं, एक ही आवाज बोल रहे हैं,
तो इसका मतलब उस क्लास की बीट्स कितनी होगी, 100 नहीं होगी, 97 होगी। अरे भाई तीन एक तरह से बोल रहे हैं ना, तो बाकी 97, 3 को एक काउंट करोगे, 97 प्लस 1 98 होगा, सॉरी 98 होगा। तो उसी तरह से जो एक समान है तीनों में उसको कॉमन कर लो, ये क्या हो गया, एक। जो डिफरेंट है उसको एक ऐड कर दो, इसका मतलब 2 बीट्स पर सेकंड होगा। क्या होगा, 2 बीट्स पर सेकंड होगा। ठीक है ना भाई। 44 के बाद चलिए 45, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, क्या करा, द इक्वेशन ऑफ वेव ऑन द स्ट्रिंग ऑफ द लीनियर मास डेंसिटी, इतना दिया लीनियर मास डेंसिटी गिवन भाई। ठीक है, करा टेंशन इन स्ट्रिंग। तो सबसे पहले टेंशन इन स्ट्रिंग तभी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके पास क्या है, v इक्वल टू √t बाई कितना है, म्यू। ठीक है, तो ये देखिए टेंशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर म्यू। ठीक है, v क्या हो जाएगा, ये देखिए v हो जाएगा ओमेगा बाई k का होल स्क्वायर म्यू। ओमेगा क्या हो जाएगा, t के बगल वाला ओमेगा होता है, ये देखिए t के बगल वाला ओमेगा होता है, स्मॉल t के बगल वाला, स्मॉल t के बगल वाला, यानी 2 पाई अपॉन 0.04। अब k के बगल वाला, k के बगल वाला 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई और ये क्या हो जाएगा 0.50 का स्क्वायर, और म्यू कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा 0.04। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 6.25 न्यूटन, 6.25 न्यूटन। फिर आ जाइए 46 क्या कर रहा है भैया, 46 कर रहा है, देखिएगा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 46 कर रहा है यहाँ पे कि ए पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए, विथ एम्पलीट्यूड क्या ए, इट्स स्पीड इज स्टेबल at instant that it at a distance 2a by 3 from equilibrium position, the new amplitude of motion। तो चलो पहले स्पीड क्या लिख लो, v इक्वल टू ओमेगा √a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2a बाई 3 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गया। अब स्पीड ट्रिपल हो गई, इसका मतलब ये नहीं चेंज हुआ, ये एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, a डैश का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 2a बाई 3 का होल स्क्वायर। चलिए दोनों को डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दें तो 1/9 हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बाई कितना 9, a डैश का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 9। अब ये देखिए 9 में से 4 जाता है कितना बचता है 5। ठीक है, सॉल्व कर ले यहाँ से, तो सॉल्व कर लेंगे कुछ आएगा ही। 46 का कौन सा आ जाएगा, 7a/3 आना चाहिए। देखिए 46, हाँ सॉल्व कर लेंगे ना, 7a/3 आएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9a स्क्वायर में से ये आ जाएगा, आपका कट जाएगा 7a/3 आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना भैया। 47 देखिए क्या कर रहा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 47 कर रहा है बेटा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ना रेशियो ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर पाई टी बाई 90 हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, अगर वो साइन में है तो ये कास में होगा, हाफ यम ओमेगा कॉस में होगा बेटा, कॉस स्क्वायर पाई टी बाई 90। इसका मतलब u बाई के ई, बोलो के आई 10 स्क्वायर पाई टी बाई 90, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 पाई टी की वैल्यू कितना बोल रहा 30, ये क्या हो गया 90, ये क्या हो गया स्क्वायर, 30 से 3 कट गया, 10 पाई बाई 1060 का मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब 3, तो कितना हो गया डी। 47 का क्या हो गया डी। चलिए भाई 47 का डी हो गया। 48 चलते हैं भैया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे दे तो वहां 3 तरह की चीजें पूछी जाएंगी। पहला नंबर ऑफ ऑसिलेशन, दूसरा नंबर ऑफ ओवरटोन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ ओवरटोन। तीसरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्या पूछा जाएगा, तीसरा आपका पूछा जाएगा नंबर ऑफ हार्मोनिक, नंबर ऑफ हार्मोनिक पूछा जाएगा। तो सबके क्या तरीका हैं, तो मान लीजिए अगर क्लोज्ड पाइप है, क्या है क्लोज्ड पाइप का देख लीजिए, क्लोज्ड पाइप में आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी जो होता है f इक्वल टू क्या होता है 2m-1 v/4l होता है, जहां याद रखना m इक्वल टू क्या होता है मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है, ध्यान दीजिएगा।
यम की वैल्यू अगर आपको पता चल जा रही है, यम की वैल्यू आपको पता चल जा रही है, तो जितना मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उसमें से एक माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ ओवरटोन निकलेगा। अगर यम -1 की वैल्यू निकालते हैं तो नंबर ऑफ ओवरटोन निकलेगा, और अगर 2m-1 करते हैं बच्चा लोग तो नंबर ऑफ हार्मोनिक निकलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्या निकलेगा? हार्मोनिक निकलेगा। तो यहां देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी गई है? 20,000। चलो 20,000 रख दो और 20,000 आ गया। 2m-1, चलो 2m-1 कर दो। V/4L की वैल्यू कितनी हो गई? 15। 15 का मतलब क्या होता है? किलोहर्ट्ज का मतलब 1500। ये देखो 0 0 कट गया। अब ये क्या हो गया? 40 3 40/3। 40/3 का मतलब 2m-1। 40/3 का मतलब लगभग 13 आएगा। तो 2m-1 इक्वल टू 13। 2m इक्वल टू क्या? 2m इक्वल टू 14। m इक्वल टू क्या? 7। अब देख लो क्या पूछा है। तो बेटा इसमें पूछा क्या है? नंबर ऑफ ओवरटोन पूछा है। तो अगर मान लो 3 चीजें पूछता है, ध्यान से सुन लो। अगर आपसे पूछता है मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ ऑसिलेशन, तो इसका आंसर 7 होता है। 7 पे टिक करते तुम। किस पे टिक करते हैं? 7। अगर पूछता नंबर ऑफ ओवरटोन तो 7 में से, क्योंकि फंडामेंटल टोन को काउंट किया नहीं जाता है, तो नंबर ऑफ ओवरटोन 7 में से 1 माइनस करोगे 6। अगर पूछता नंबर ऑफ हार्मोनिक तो 14 में से 1 जाता, 13 हार्मोनिक इसमें होते हैं। किसमें हार्मोनिक होते हैं? 13 हार्मोनिक होता। 1 3 5 7 13 हार्मोनिक तक होता। इसीलिए इसमें क्या पूछा है? ओवरटोन। तो कौन सा होगा? ये वाला 7-1, यानी आंसर होगा 6। ठीक है ना। अब चलते हैं 48 के बाद 49। अरे देखो हवाई जहाज आ रहा है। हवाई जहाज आ गया। हवाई जहाज तो जानते हो भैया, देख लो भैया, एक बहुत बड़ी बीमारी है। आप कुछ भी बन जाएंगे, लेकिन ज्यों आप चाहे कार में जाएंगे, चाहे हवाई जहाज में जाएंगे, कहीं जाएंगे, ज्यों आपके सिर के ऊपर हवाई जहाज जाता है तुरंत एक बार ध्यान जाता है कि नहीं? ठीक है, तो भाई जाता है। तो उसी तरह क्वेश्चन, आप बाइक चलाइए, कुछ भी चलाइए, देखिए कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़े हो जाए, बच्चे से बड़े तक, हम लोग भी, जैसे मैं अपना अनुभव कर रहा हूँ कि अगर हवाई जहाज जाएगी तो एक बार जरूर ऊपर ध्यान चला जाता है। बाकी दुनिया में कोई जाए कोई ध्यान नहीं पड़ता है, लेकिन पता नहीं क्या है, ठीक है, कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ध्यान को। तो वही चीज है कि जब आप यहाँ थे, ये देखिए भैया, मोनू बाबू यहाँ थे, यहाँ पे ये हवाई जहाज को देख रहे हैं, ऐसे उड़ रही है, ये देखिए ये, और इनको कितने एंगल पे उड़ते हुए दिख रही है भाई? इनको दिख रही है ये कितने पे? 60 डिग्री पे दिख रही है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये इनके सिर के ऊपर चला आया। ठीक है, ये देखिए सिर के ऊपर चला आया। तो कह रहा है किस स्पीड से आया? साउंड की वेलोसिटी इनको v ऐसे सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब आप जानते हैं भैया, वेक्टर बहुत बड़ी चीज है। तो अगर इधर v वेलोसिटी साउंड सुनाई दे रहा है, इधर इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये कंपोनेंट v cos 60 हो जाएगा। v cos 60 हो जाएगा। तो v cos 60 का मतलब हवाई जहाज की स्पीड क्या हो जाएगी? v cos 60 का मतलब v बाई कितना? 2, v/2। तो 49 का क्या हो गया? डी। लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बच्चा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, क्या कर रहा है 50 क्वेश्चन भैया? 50 क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, ध्यान देना, इसकी लेंथ 1 मीटर, मास 5 ग्राम, देखना, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग इतना, द स्ट्रिंग इज सेट इनटू वाइब्रेशन, यूज एन एक्सटर्नल वाइब्रेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोट्स, द स्ट्रिंग इज क्लोज टू। नोट्स के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है बेटा। तो नोट्स के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। नोट्स के बीच का डिस्टेंस आप जानते हैं λ/2 होता है। तो आप बताओ v इक्वल टू क्या होगा? f लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा निकालेंगे v/f। v कितना होगा जरा बताइए? ठीक है, हमको याद रखिए, हमको लैम्डा डैश इक्वल टू क्या निकालना है? λ/2 निकालना है। तो इसका मतलब v बाई कितना हो जाएगा? 2f। v कितना हो जाएगा बोलिए? रूट में t/μ। 2 यल कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये v/2f, सॉरी v/2f, λ/2 है ना, तो ये हो जाएगा 2f। टेंशन कितना है जरा देख लेना, टेंशन कितना है प्यारे? टेंशन है बेटा 8 न्यूटन। मास पर यूनिट लेंथ कितना है? मास पर यूनिट लेंथ 5 ग्राम, 5 × 10⁻³ करना। मास पर यूनिट लेंथ 1 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन 2, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 100। सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, ये कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेटा ये 50 क्वेश्चन हो गए।
ठीक है, देखो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप इनको देखें और देखने के साथ साथ अपनी गलतियों को सुधारें। भाई जो लोग अपनी गलतियों को नहीं, जैसे ये चैप्टर क्लास में पढ़ा दिया गया, क्यों नहीं सुधर रहा है उसको ध्यान दें, तो अपनी गलतियों को सुधारे भी बच्चा लोग। अब बात आ रही है अगले टेस्ट की। हमने आपसे कहा था कि 3 टेस्ट के बाद फिर तीनों को मिलाकर होल होगा। तो बेटा जब हम लोग 11 फरवरी को मिला जाएगा, ये ध्यान दीजिए 11 फरवरी को मिला जाएगा संडे को 9 बजे से 12 बजे तक, तो उसमें जितने टेस्ट हुए हैं 1 2 3 यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 8, यूनिट 9, 10 सबको मिला के फिजिक्स में होगा। केमिस्ट्री में भी इसी तरह से मिला के होगा, बॉटनी में भी इसी तरह से 1 2 3 होगा, जियोलॉजी में भी होगा। तो जिन बच्चों का मान लो कोई एक टेस्ट छूट गया है बीच का, जैसे छोड़े मत टेस्ट, शादी विवाह बहुत किसी घर का है, खास का है, तभी जाइए, छोड़िए मत टेस्ट। अगर छूट जा रहा है कोई भी टेस्ट तो बच्चों इसको जरूर दें और देखें, देखें नहीं, जांचे परखे अपनी तैयारी। देखें नहीं, क्या देख के करेंगे, अपनी औकात को देखिए कि हमारी औकात है कि नहीं। और भैया कैसे, बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि सर वहीं 5 मई को मिला जाएगा। सर काहे टेंशन लेते हैं सर, 5 मई को मुलाकात होगी। अरे एक बैग तुरंत मैदान में बिना मैदान में उतरेंगे, उसके बाद क्या इधर उधर क्वेश्चन कर देंगे, तो होता नहीं है भैया। किसी की किस्मत सही है तो ऐसा बहुत कम लोगों का देखने को मिलता है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करके किस्मत को बदलनी पड़ती है। तो मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत जब रंग लाएगी, मेहनत की जब आदत पड़ेगी, तभी जाके भैया तब पीजी निकलेगा। और पीजी निकलने से सबसे ज्यादा टेंशन कब होगा जानते हो? सबसे ज्यादा जब आप मार्केट में आएंगे, जब आप डॉक्टर बन के आएंगे, उस समय तो और सबसे ज्यादा टेंशन होता है। जब आप अच्छा रहें, अच्छा किए रहेंगे, अच्छा रहेंगे, तभी भैया आपका क्या होगा, चारों तरफ, ठीक है, यश कीर्ति सब तरफ क्या फैलेगी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े दिल के भी हैं, पैसा लोग खर्च भी करेंगे, आपका गुणगान भी, पैसों खर्च करेंगे, गुणगानों करेंगे, दोनों काम करते हैं लोग यहाँ। भाई हम समझ रहे, जब यश मिलने लगता है तो भैया क्या है, पैसा भी लोग खर्च करते हैं और गुणगान भी करते हैं। इसलिए मेहनत की आदत लगाइए, मेहनत की आदत क्या है रखिए, मेहनत की आदत के साथ ही सोइए, मेहनत की आदत के साथ ही भैया टेस्ट को तैयार करिए, जरूर सफल होंगे। ठीक है ना बच्चा लोग, तो आज के लिए रहने दिया जाए, फिर अगली मुलाकात अभी 11 फरवरी को होगी। थैंक यू बच्चों।